नमस्कार। देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से, जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे में हम करने वाले। तो सबसे पहले समझाएंगे मतदाता सत्यापन पर उठ रहे सवाल जवाब को। कौन है गोपाल खेमका का हत्यारा, वो भी चेहरा बेनकाब करेंगे और हत्या की वजह को भी बेनकाब करेंगे। 250 लोगों ने क्यों ली 5 लोगों की जान, पूरी खबर और हैरान करने वाली वजह भी बताएंगे। आकाशदीप की असाधारण कहानी को भी समझाएंगे। शुरुआत करते हैं, बिहार में मतदाता सत्यापन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 10 जुलाई को हम इस मामले में सुनवाई होने जा रही है, पर सुनवाई से पहले सियासत खूब हो रही है। निर्वाचन आयोग ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि आरोप लगाने वाले कंफ्यूज हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग को कंफ्यूज कहा था। बिहार में चुनाव है और मतदाता सत्यापन पर सियासी उबाल है। इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। मतदाता सत्यापन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन 10 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा। इस तरह के संवैधानिक अधिकार के पोटेंशियल हनन का तो आप दस्तक देते हैं। पर सुनवाई से पहले इस मामले पर सियासत खूब और बयानबाजी भी बेहद तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि एसआईआर पर निर्वाचन आयोग खुद ही कंफ्यूज्ड है। यानी इनके खुद के ही ऐड में कंफ्यूजन है। तेजस्वी यादव ने पटना में निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया तो जवाब दिल्ली से मिला। निर्वाचन आयोग ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने एसआईआर यानी मतदाता सत्यापन पर निर्वाचन आयोग को कंफ्यूज्ड कहा था। निर्वाचन आयोग ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले आयोग का आदेश नहीं पढ़ते और वे खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कल 3 अलग अलग निर्देश जारी किए। इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने साफ किया कि एसआईआर प्रक्रिया में कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि लोगों को दस्तावेज जमा करने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि साल 2003 में भी पुनरीक्षण महज 31 दिनों में हो गया था, इस बार भी 31 दिन है। यानी बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। विपक्ष निर्वाचन आयोग पर निशाना साध रहा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। अब तक देश में 23 बार गहन पुनरीक्षण हुआ है। 23 टाइम्स, जिसमें बिहार में भी 2003 में हुआ था। तो ये विपक्ष ऐसे हल्ला कर रहा है। इन सब के बीच बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। देखना होगा 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या कुछ होता है और उसके पहले 9 जुलाई को इस मुद्दे पर चक्का जाम के दौरान कैसी तस्वीर सामने आती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो आइए अब खबर को समझते हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि मतदाता सत्यापन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक से इनकार कर दिया, लेकिन इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। एक तरफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है तो दूसरी ओर इस मामले पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। तेजस्वी यादव समेत विपक्ष ने निर्वाचन आयोग पर जो आरोप लगाए, निर्वाचन आयोग ने उसका जवाब भी दिया। आइए तेजस्वी के आरोप और इलेक्शन कमीशन के जवाब को समझते हैं। तेजस्वी ने इलेक्शन कमीशन के विज्ञापन को दिखाते हुए कहा कि एसआईआर पर निर्वाचन आयोग कंफ्यूज है, जिनके जवाब इसी ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आरोप लगाने वाले के ने आदेश नहीं पढ़ा, वो खुद कंफ्यूज है। तेजस्वी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने कल 3 अलग अलग निर्देश जारी किए हैं जो कंफ्यूजिंग हैं। इस पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि दस्तावेज जमा करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2003 में पुनरीक्षण 31 दिन में हुआ था, इस बार भी 31 दिन का ही समय दिया गया है। तेजस्वी का आरोप है कि मांगे गए 11 दस्तावेज लोगों को के पास नहीं है। इस पर निर्वाचन आयोग ने बताया कि 11 में से सिर्फ एक दस्तावेज जमा करना है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सत्यापन लोगों का वोट काटने के लिए है। इस पर निर्वाचन आयोग का जवाब है कि मतदाता सत्यापन फर्जी वोटर को हटाने के लिए है, ना कि वोट काटने के लिए। विपक्ष की ओर से अपनी बातों को सही साबित करने के लिए कई तर्क दिए गए, जैसे 2024 के चुनाव में 72 लाख वोटर कहां से आए और 2025 में मतदाता सत्यापन की निर्वाचन आयोग की कार्रवाई वोट बंदी है। अब जरा आंकड़ों के जरिए खबर को समझाते हैं। 2024 में महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 39.36 लाख वोटर बढ़े थे, जबकि 2009 में 30.14 लाख वोटर बढ़े थे। यानी समय समय पर वोटर की संख्या बढ़ना आम बात है। अब चूंकि बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव से पहले मतदाता सत्यापन हो रहा है, माना जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठियों ने भी वोटर कार्ड बनवा लिए हैं। कैसे, वो समझाते हैं आपको। बिहार के 38 जिले हैं, 34 जिलों में 92% लोगों का आधार है, जबकि बाकी 4 जिलों में 100% से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। ये 4 जिले हैं किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया। सवाल है कि इन जिलों में 100% से ज्यादा आधार कार्ड कैसे हो सकता है, मतलब कि कुछ फर्जी आधार कार्ड बने हैं। आइए अब कुछ और जरूरी जानकारी समझाते हैं। निर्वाचन आयोग ने कितने मान्य दस्तावेजों की सूची जारी की है वो आप जान लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत बवाल हो रहा है। मतदाता सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज मान्य है वो अब आपको हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये मान्य नहीं है। ये जो मैंने नाम लिए ये मान्य नहीं है। आधार कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है, मनरेगा जॉब कार्ड मान्य नहीं है, पैन कार्ड मान्य नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है। मतदाता सत्यापन पर कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है उसको दूर कर लीजिए। मान्य दस्तावेज जो 11 हैं उनमें से सिर्फ एक दस्तावेज देना है, सारे 11 दस्तावेज नहीं देने। समझिए गणना प्रपत्र कैसे भरना है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं। बीएलओ को फॉर्म भरकर भी दे सकते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करें और फॉर्म ऑनलाइन आ जाएगा, उसको भर दीजिए। अब आपको समझाते हैं कि किसको क्या क्या दस्तावेज देने हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है, इनको नोट भी कर लीजिएगा कि किसको क्या क्या दस्तावेज देने हैं। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, तारीख याद कीजिएगा, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ केवल खुद का दस्तावेज जमा करें। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्म हुआ है तो अपना और किसी एक अभिभावक का दस्तावेज जमा कर दें। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले वोटर को अपना और अपने दोनों अभिभावकों का दस्तावेज जमा करना है। दोनों अभिभावकों का मतलब माता और पिता का। गोपाल खेमका मर्डर के बाद उनके घर वालों ने सुरक्षा की मांग की है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने हर संभव सुरक्षा का भरोसा जताया। डीजीपी ने खुद इस मामले में समीक्षा की है और उनका कहना है कि जल्द इस केस का उद्भेदन हो जाएगा। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या 4 जुलाई को रात 11:30 बजे हुई थी और हत्याकांड के इस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे बिहार को हिला दिया था। घटना के 3 दिन बाद भी उनका परिवार दहशत में है। गोपाल खेमका के बेटे ने पुलिस से परिवार के हर सदस्य को सुरक्षा देने की मांग की है। मुश्किल की इस घड़ी में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और नंद किशोर यादव ने गोपाल खेमका के घर जाकर परिवार को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। ना सरकार की तरफ से हम लोग इंश्योर किया है कि सुरक्षा को लेकर के या और कोई बात है उसको लेकर के, और
जो किया है वो पकड़ा भी जाएगा और जो मैक्सिमम सजा हो सकती है वो मिलेगा उसे। वहीं राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द से जल्द इस केस का उद्भेदन होगा। हर दृष्टिकोण से कई टीमें अनुसंधान में लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इसमें इसका उद्भेदन हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि गोपाल खेमका की हत्या के पहले अपराधी उनके घर से 500 मीटर दूर दलदली इलाके में जुटे थे। देखना होगा इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की साजिश का कब तक खुलासा हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच गोपाल खेमका हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हत्याकांड में शामिल शूटर गिरफ्तार कर लिया गया। शूटर का नाम उमेश बताया जा रहा है। पटना सिटी से शूटर को गिरफ्तार किया गया है। शूटर से लगातार पूछताछ की जा रही है। हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक और दूसरी चीजें भी बरामद की जा रही। अब तक केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हत्याकांड का कल पटना पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेगी। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड में शामिल एक शूटर गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम उमेश बताया जा रहा है। पटना सिटी से शूटर को गिरफ्तार किया गया है। शूटर से लगातार पूछताछ चल रही है। हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक और दूसरी चीजें भी बरामद कर ली गई हैं। और गोपाल खेमका मर्डर केस में अब तक क्या क्या हुआ है वो भी बताते हैं आपको। 4 जुलाई 2025 को रात के 11:30 बजे गोपाल खेमका के घर के बाहर ही उनकी हत्या कर दी गई। स्कूटी सवार शूटर ने गोली चलाई थी, गोली मारी थी। 5 जुलाई 2025 को डीजीपी ने एसआईटी का गठन कर दिया। सिटी एसपी दीक्षा कुमारी लीड कर रही हैं। 5 जुलाई 2025 को ही दोपहर 3:05 से 4:35 तक के बीच में बेऊर जेल में छापेमारी की गई। गैंगस्टर अजय वर्मा से पूछताछ की गई। वहीं छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी मिले। 6 जुलाई 2025 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। जमीन विवाद या सुपारी किलिंग का यह पूरा शक जा रहा है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अब आपको हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल पूर्णिया में अंधविश्वास की आड़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, डायन बताकर। जी हां, 2025 में डायन बताकर परिवार को जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। पूरी स्टोरी इस रिपोर्ट में। पूर्णिया में अंधविश्वास की खौफनाक तस्वीर सामने आई। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर पूर्णिया के रजीगंज पंचायत की है, जहां डायन बताकर एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर देने का आरोप है। अंधविश्वास में लोग इतने हैवान बन गए कि 5 लोगों को पहले जमकर पीटा और फिर जलाकर मार दिया। पूर्णिया में सनसनीखेज वारदात से हर कोई हैरान है। तो हमको बेटी को बुलाया घर पर, बस बेटी गाड़ी से उतरा, बस मारने लगा। माथा कान फाड़ फोड़ कर बोरा मिट्टी किनकार को कहाँ में डाल दिया। जिनके साथ ये घटना घटित हुई उन्हीं का एक बच्चा सोनू कुमार, जिसकी उम्र 16 वर्ष की होगी, उनके द्वारा सूचना दिया गया कि डायन या झाड़ फूक के नाम पे उनके परिवार के 5 सदस्यों को मारपीट कर जला दिया गया। इस संदर्भ में हम लोगों ने जब पता किया तो पता चला है कि उरांव जाति के लोगों ने झाड़ फूक के नाम पर इनके साथ मारपीट किया गया है। इस घटना में 4 लोगों की संलिप्तता दिखाई गई है। गांव के ही 250 से ज्यादा लोगों पर एक ही परिवार के 5 लोगों को घेर कर मारने का आरोप है। मारे गए 5 लोगों में बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, मां कातो मसोमात, बेटा मंजीत उरांव और बहू रानी देवी शामिल है। इन सभी की हत्या डायन के आरोप में की गई। पुलिस ने पूरे मामले में तांत्रिक नकुल उरांव समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। वारदात के बाद एसपी, एएसपी समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब तक अंधविश्वास की आड़ में हत्याएं होती रहेंगी? सिर्फ अंधविश्वास है या हत्या के पीछे कुछ और वजह? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी?
न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो चलिए पूरी खबर आप तक समझाते हैं। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। डायन बेसाही के आरोप लगाए गए और हत्या कर दी गई। गांव के ही 250 लोगों पर हत्या का आरोप लग रहा है। उसी गांव के लोग हैं, 250 संख्या बताई जा रही है। ऐसी घटनाएं बिहार के बाहर भी होती हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। देश भर में डायन बताकर हत्या के जो मामले हैं वो 2011 से 2022 तक की अगर बात की जाए तो ये 10 साल में 1500 हत्याएं हुई। 10 साल में 2011 से 2022 तक। डायन बिसाही के आरोप में अगर हत्या की बात की जाए झारखंड में तो 2015 से 2022 के बीच में 231 हत्याएं और केस दर्ज की बात की जाए तो 4560 केस दर्ज किए गए। डायन बिसाही के आरोप में अगर हत्या की बात की जाए झारखंड में तो 26 साल में 1800 हत्याएं हो चुकी हैं। 26 साल में 1800 हत्याएं, आंकड़ा बहुत बड़ा है। डायन बताकर हत्या वाली खबर को अब पूरी तरह से आपको समझाते हैं। डायन बिसाही जैसी कोई चीज होती ही नहीं। अंधविश्वास के चक्कर में फंसे रहते हैं ऐसे लोग और इस तरह का कृत्य को अंजाम देते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। झारखंड, बिहार, इन दोनों ही जगहों पर यह कानून है। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम इसका नाम है। जादू टोना अधिनियम भी इसे कहते हैं। आरोपियों को कितनी सजा हो सकती है इस पूरे मामले में वो भी समझ लीजिए। बीएनएस की धारा 103 के तहत दंडनीय अपराध है ये। आजीवन कारावास या मृत्यु दंड हो सकता है। अंधविश्वास वाली घटनाओं को रोकने के लिए क्या जरूरी है यह भी जानना जरूरी है। जागरूकता बहुत जरूरी है। लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। लोगों को समझाना होगा कि इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो बिहार के लाल की अब बात करते हैं। क्रिकेटर हैं आकाशदीप ने इंग्लैंड की धरती पर कमाल कर दिया। सासाराम के आकाशदीप 10 विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। आकाशदीप ने कामयाबी की बुलंदियों को यूं ही नहीं छुआ। परिवार की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी और निजी दुखों के बीच उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। बिहार के रोहतास जिले के छोटे से गांव बड्डी से निकलकर टीम इंडिया तक पहुंचने वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप ने इतिहास रच दिया। क्रिकेटर आकाशदीप की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। वजह है इंग्लैंड में उनका शानदार प्रदर्शन। एजबेस्टन में टीम इंडिया ने 58 साल में पहली जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस मैच में बिहार के लाल ने कमाल कर दिया है। सासाराम के आकाशदीप 10 विकेट चटकाकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। स्पेशली वो मैच जीतने के बाद अपना जो मैच की जो विनिंग उन्होंने दिया है गिफ्ट, और जो विकेट लिया उन्होंने जो है डेडिकेट किया अपनी सिस्टर, वो भी हमारे साथ है। उन्होंने डेडिकेट किया और रियली हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं। आकाश बोले कि हम मतलब जो भी हो हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छे से अपना ख्याल रखो, हम लोग आपके साथ हैं। उसका चॉइस था कि क्रिकेटर बने और उसके चॉइस में हम लगी रहती थी। पिताजी नहीं चाहते थे कि मतलब वहाँ बिहार से कोई क्रिकेटर बन नहीं पाया है, इसलिए पिताजी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। लेकिन इनका मतलब था ना कि क्रिकेटर हम बने। आकाशदीप ने इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को अपनी बहन को समर्पित किया है जो कैंसर से जूझ रही हैं। आकाशदीप के शानदार प्रदर्शन से उनके गांव बड्डी में खुशी की लहर है। मुझ से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं हम, इतनी खुशी कर पा रहे हैं। हम लोग सोच बने की साधारण परिवार के लड़के आकाशदीप की असाधारण कहानी है। ये एक ऐसी युवा की कहानी है जिसने मुश्किलों के आगे कभी हार नहीं मानी। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब साधारण आकाशदीप की असाधारण कहानी को समझाते हैं। आकाशदीप का जन्म रोहतास जिले के छोटे से गांव बड्डी में हुआ। 16 साल के थे तभी आकाशदीप के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 1 साल में पिता भाई दोनों की मौत हो गई। घर में कमाने वाला कोई था नहीं। इसकी वजह से 3 साल तक क्रिकेट से दूर भी रहना पड़ा, उस क्रिकेट से जिसे वो अपनी जिंदगी बताते हैं। साधारण आकाशदीप की असाधारण कहानी में जो एक सबसे बड़ा फैक्ट है वो है कि बिहार में
जन्म बंगाल से वो क्रिकेट खेलते हैं, बिहार में जन्मे हैं, बंगाल से क्रिकेट खेलते हैं। और साधारण आकाशदीप को की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 23 फरवरी 2024 रांची में इंग्लैंड के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ। पहले मैच में 10 विकेट लेकर खुद को साबित भी किया उन्होंने। और जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि एजबेस्टर टेस्ट इंग्लैंड के 10 विकेट चटकाए हैं उन्होंने। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान और रांची के राजकुमार को अपना आदर्श मानते हैं आकाशदीप, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के भी बहुत बड़े प्रशंसक वो रहे हैं। तो खबर तो समझिए में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।